अब देखिए मेटाफिजिक्स बहुत बड़ी चीज थी। अब तीनों पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को आप भक्ति मार्ग के साथ साथ में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को किससे जोड़ दोगे? मेटाफिजिक्स से। इन तीनों का मकसद अब भी एक ही है, टू अचीव साल्वेशन। समझ गए? और साल्वेशन को प्राप्त करने से पहले जो प्राप्त आपको इन तीनों ही मार्गों में होगा वो होगा आनंद। क्या होगा? तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे ज्ञान, चाहे कर्म और चाहे भक्ति, अगर उसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है, आनंद मीन्स एंजॉयमेंट, मौज, तो इसका मतलब वो आपके मार्ग से विचलित करने वाली घटना घट रही है। फिर आपको उस वाले रास्ते से कुछ प्राप्त नहीं होगा। पहली बात तो ये समझना है। मेटाफिजिक्स सबने समझा, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश, मोहम्मद साहब, श्री राम, श्री कृष्ण, सबका मेटाफिजिक्स क्लियर है, वो सब समझते हैं। आम आदमी नहीं समझता है, ठीक है? इसीलिए इस चीज को बड़ा एम्फेसाइज किया जाता है। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं मिसअंडरस्टैंड करने के। गौतम बुद्ध ने कहा मेरी मूर्तियां मत बनवाना। क्या नहीं बनवाना? मूर्तियां मत बनवाना। बोले मैं निरंकार, मैं जो है चाहता हूं कि आप साल्वेशन प्राप्त करें, निरंकार को प्राप्त करें। मैं नहीं चाहता आप मुझे भगवान माने या फिर आप मेरी पूजा करें या फिर आप मेरी मूर्ति बनाकर आगे रखें। ये तो मेरे ही सिद्धांतों के क्या है? खिलाफ है। समझ गए? बोला अच्छा। उसके बाद में उनके फॉलोअर्स, उन्होंने इतनी मूर्तियां बनवाई बुद्ध की, इतनी मूर्तियां बनवाई बुद्ध की कि मूर्ति का सिनोनिम्स बुद्ध हो गया। कैसा बुद्ध बना बैठा है भाई? समझ रहे हो? इसे कहते हैं जनता। क्या कहते हैं इसको? जनता। पॉइंट नंबर पहला समझ जाना आप। पॉइंट नंबर 2, सिनोनिम्स है वो मूर्ति का। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां इसी शख्स की बनाई गई, दुनिया के अंदर। धन्यवाद मम्मी, ये मिठाई ले जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नट क्रैकर का पैकेट ला देना। समझे? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी? वो तो बुद्ध, उस शख्स की जिसने मना किया था कि मेरी मूर्ति मत बनवाना। ठीक है? ये ब्यूटी है हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों की। बस फिर आते हैं इस्लाम पर। मोहम्मद साहब ने जो है एक मिथ तोड़ा था, मिथ। जेरूसलम की तरफ सब लोग देखकर जो है ना क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। जेरूसलम दुनिया की सबसे पवित्र भूमि, मंदिर, बहुत सारी मस्जिदें भी हैं वहां। तो दुनिया का हर इस्लाम को मारने वाला शख्स जो है जेरूसलम की तरफ मुंह करके जो है वो करता था। तो मोहम्मद साहब ने इस मिथ को तोड़ने के लिए मक्का की तरफ, ईस्ट की तरफ, मैंने क्या कहा? ईस्ट की तरफ, मक्का की तरफ क्या किया? मुंह करके नमाज पढ़ी और कहा कि इबादत की कोई दिशा नहीं होती। क्या कहा? कोई दिशा नहीं होती, कोई। ये हल्दीराम का पैकेट है, नेट क्रैकर, इसे खाएं।
रुक जाओ, अगर रुक ही गए हो तो। इबादत की क्या नहीं होती? तो मोहम्मद साहब ने बताया कि इबादत की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तुम छोड़ो, तुम जो है वेस्ट की तरफ मुंह करके कर रहे हो, मैं ईस्ट की तरफ को करूंगा, तुम जेरूसलम की तरफ को कर रहे हो, मैं मक्का की तरफ को करूंगा। मोहम्मद साहब ने बोल दिया ऐसे, और मिथ तोड़ा कि हाँ भाई इबादत की कोई दिशा नहीं होती। अब दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने समझा कि हाँ मक्का की तरफ को ही देखकर क्या करना है, नमाज पढ़नी है। उन्होंने इबादत की अपनी एक दिशा बना दी। तो जो ये एग्जाम्पल है ना बुद्ध की मूर्ति वाला, ये बिल्कुल मैच करता है इस्लाम के नमाज मक्का की तरफ अदा करने वाले से। ये है दुनिया, क्या है? इसलिए मेटाफिजिक्स सबको समझ में नहीं आती, समझ गए? तो देखिए हर एक रिलीजन बाद में क्लासिफाइड होता है, ये बड़ा डिग्रेडेशन है, बड़ी दिक्कत है। एक महान आदमी के बाद में हम उसकी सल्तनत को संभाले कैसे? नेपोलियन को बाद में कैसे संभाले हम, कैसे संभालेंगे हम अकबर के बाद में, अशोक के बाद में? ये बड़ी बुरी परिस्थिति हो जाती है। उसकी जो लिगेसी है वो नहीं संभाली जाती लोगों से। तो हम क्या करते हैं, उसमें कीड़े डाल देते हैं उसमें। दुनिया का हर रिलीजन टूटा है, हर इस्लाम जैसा रिलीजन भी टूट गया शिया और सुन्नी में। उसकी जड़ें मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम की जड़ें तो बड़ी मजबूत थी, लेकिन वो भी किस में टूट गया? शिया और सुन्नी में टूट गया। बौद्ध धर्म भी कितनी जड़ें मजबूत हैं बौद्ध धर्म की, लग रहा है कितना साइंटिफिक धर्म है, लेकिन इसके भी 2 टुकड़े कर डाले इन्होंने, 2 छोड़ो 3 कर डाले। अब तो हीनयान, महायान और वज्रयान भी कर डाला। समझ गए? हर रिलीजन, सनातन धर्म, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, दुर्गा संप्रदाय, राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, तोड़ दिया। क्यों टूटता है उसका आंसर पूछ रहा हूं। आजमाइश कोई बच्चा बताना चाहता है क्यों टूट जाते हैं ये? डिफरेंट हो जाती है। मैंने आपको बताया लोगों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। अब एक बाप के 2 बेटे हैं, एक को भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है और एक को कर्म मार्ग अच्छा लग रहा है, तो उन दोनों में आपस में बनेगी? कभी नहीं बन सकती। सर बैलेंस एक अलग चीज है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप ये कहो कि ये उस वाले रास्ते पे चल जाए, नहीं चल सकता। समझ गए? तो इसका डिवीजन हो जाएगा। कुछ ने कहा यार गौतम बुद्ध है, इनकी भगवान की उपाधि से कम है क्या? ये कैसी बात कर रहा है, मूर्ति नहीं बनाएंगे हम इनकी? इंसल्ट नहीं हो जाएगी? दुनिया के हर आदमी की मूर्ति बननी है, इनकी तो सबसे बड़ी बनाएंगे हम। तो आधी जनता कहेगी हाँ ये आदमी सही कह रहा है। कुछ कहेंगे देखो खुद मना किया था गौतम बुद्ध ने, तो पीछे से क्यों मना किया था पता है तुझे? मैं बताऊं दे। उसके लिए उस टाइम पर हालात अलग थे, अब तो चाहिए जरूर। महायान, हीनयान, आइडियोलॉजी में डिफरेंस होगा। मूर्ति पूजा में भी कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बता दूं मैं आपसे। लेकिन कोई मूर्ति पूजा का अर्थ भी तो समझे।
मूर्ति पूजा एक इनिशिएटिव है आगे बढ़ने का। जिन कमजोर लोगों को आंखें बंद करके कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो उनके लिए एक ऑप्शन बनाया गया कि आंखें खोल के तो देख लो मेरे प्रभु। लेकिन उन्हें आंखें खोल के भी नहीं दिखता भाई साहब। समझ गए? इतनी पावर है। मूर्ति पूजा इज नॉट अ बैड थिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान लगा रहे हैं और किसी का ध्यान नहीं लग रहा। तो ध्यान लगाने में किसी पर्टिकुलर फोकस बिंदु का होना बड़ा जरूरी है। हो जाता है ऐसा। ध्यान फोकस से रिलेटेड है नहीं है? अब मैंने आंखें मीची, बोले कि उस प्रकाश को, प्रज्वलित प्रकाश को महसूस कीजिए जो आपको। वो बच्चा पीछे से बोल बैठा, नहीं दिख रहा मुझे प्रकाश। खड़ा कर दिया उसने हाथ, नहीं कर पा रहा वो इमेजिनेशन। तो मैं प्रकाश का प्रतिबिंब उसके सामने रख दूंगा। बोले देख ऐसा होता है प्रकाश। वो उसे देखेगा, बोले अच्छा। आप कर ले आंखें बंद, अब कर इमेजिन, जस्ट इमेजिन। इसलिए मूर्ति पूजा को डेफिनेशन सबसे बेहतरीन देते हैं विवेकानंद स्वामी। कौन? स्वामी विवेकानंद। बोले एक कैंडिडेट बोले आगे, बोले कि मूर्ति पूजा में जो है विश्वास नहीं होना चाहिए, ढकोसलापंथी है, कर्मकांड है और कुछ नहीं है। बोले अच्छा। बोले कल आप आइएगा, अपने पिताजी की फोटो लाइएगा जो मर चुके हैं, उन्हें देखना चाहता हूं मैं। ला के दी। विवेकानंद जी ने जो है लाइटर निकाला, आग लगा दी उसके सामने। विवेकानंद को गाली दे दी उसने। बोला हाउ डेयर यू, यू स्लगिश। तूने मेरे पिताजी की फोटो जला दी। बोले दर्द हुआ? बोले बहुत। बोले ये दर्द ही जो है मूर्ति पूजा का आंसर है। समझ गए? इसका मतलब तुम तस्वीर से कुछ ना कुछ तो रखते हो, कुछ तो ओरा महसूस करते हो उसका, तभी तो दर्द होता है। साइकोलॉजिकल है वैसे ये, मगर है तो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है? जैसे न्यूज़पेपर के ऊपर बैठना होता है तो दिल धड़कता है मेरा कि यार किसी ने टोक दिया तो। होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि बहस नहीं है, साइकोलॉजिकल है ये। समझ में आ गई बात? तो मूर्ति पूजा किस लिए बनाई गई? आइडल वर्शिप किस लिए आई? ध्यान लगाने में आसानी हो सके। लेकिन जब आप किसी मूर्ति को देखते हो तो उसके जीवन को हमें क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड को समझना चाहिए मूर्ति की। राम की मूर्ति बनाकर उसे पूजना गलत नहीं है, लेकिन राम की मूर्ति बनाकर उसे पूजने से पहले राम बनना जरूरी है, कुछ परसेंट ही सही। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम मूर्ति बनाने पर और पूजा करने पर तो ध्यान दे रहे हो, राम को बनने बनाने पर ध्यान दे नहीं रहे। तो वो तो अपने मार्ग से पूरा मामला हट जाएगा। ये कम्युनलिज्म की सबसे बड़ी समस्या है। हर एक समुदाय में, हर एक कम्युनिटी में जीसस क्राइस्ट ने उनको क्रूसिफाइड करने वाले लोगों के लिए क्या कहा था, क्या शब्द का प्रयोग किया था? हाँ जी, कि ऊपर वाला इन पर दया करे। ये बेचारे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उनके लिए दुआ की थी, प्रे की थी। मोहम्मद साहब ने भी प्रे की थी काफिरों के लिए, इन्हें मार्ग दिखाया अल्लाह। और यहाँ उनके जो फॉलोअर्स हैं
वो नोच खा रहे हैं कि तुम कील गाड़ोगे, हम पूरा का पूरा लोहा गाड़ देंगे। टॉलरेंस तो है ही नहीं। ये कम्युनलिज्म का मिसकंडक्शन है एक तरीके से, समझ जाइएगा। आ जाओ मेन पॉइंट पर। मैंने आपको आंसर दे दिया कि रिलीजन दो अलग अलग या कितने भी पार्ट में क्यों डिवाइड हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ मेंटलिटी, डिफरेंट मेंटलिटी होती हैं लोगों की, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से अपने मार्ग को चूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैन दो भागों में बटा, दिगंबर श्वेतांबर में। क्रिश्चियनिटी दो भागों में बटी, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। इस्लाम दो भागों में बटा, शिया और सुन्नी। बुद्धिज्म दो भागों में बटा, हीनयान महायान। और हिंदू रिलीजन के तो कितने भाग हैं तुम क्या बताऊं। ठीक, समझ रहे हो नहीं। यहाँ तो 33 करोड़ हैं, और 33 भी मान लोगे ना, तब भी उनका अपना एक संप्रदाय है अलग अलग। आखिर सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें गांधी पसंद है, तुम्हारे दोस्त को नहीं पसंद है, या तुम्हारी वाइफ को नहीं पसंद है, तो क्या करोगे? डाइवोर्स दे दोगे क्या? समझ रहे हो नहीं। तुम्हें मोदी जी पसंद हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त को नहीं पसंद, या तुम्हारी वाइफ को नहीं पसंद हो सकते, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पसंद हो सकते, तो क्या घर में आग लगा लोगे मोदी जी के चक्कर में? या ऐसे पट जाओगे, तू महायान में हीनयान। समझ रहे? तुम देखो ना, इनोसेंट और बदतमीज कम्युनिटी जो है, कैसे जो है सोशल मीडिया पर बाही पड़ी है एकदम। खोल के देख लिया करो फेसबुक, एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है, बड़ा शानदार एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। बदतमीजों से ज्यादा एंटरटेनमेंट कोई नहीं करता इसमें। सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बदतमीजी है, उन्हें ऑब्जर्व किया करो आप, खुशी होगी मन में। हाँ, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है म्यूचुअल रेस्पेक्ट। क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट। इसे टॉलरेंस कहा गया है, और हिंदी में इसके लिए बड़ा शानदार वर्ड यूज किया गया टॉलरेंस के लिए, सहिष्णुता। 250 ग्राम खून लगता है इसे बोलने में। ठीक है, सहिष्णुता। और एक होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉलरेंस। ठीक है, और इसका विपरीत जो अपोजिट शब्द है वो है इंटॉलरेंस। उसको बोलते हैं इंग्लिश में वो हिंदी में असहिष्णुता। ठीक है, हम कितना सह सकते हैं, कितना एडजस्ट कर सकते हैं, यही चीज सहिष्णुता है, करना चाहिए। ठीक है, आमिर खान वाले केस में बहुत शब्द ये जो है वो हुआ था। आमिर खान ने बोल दिया था कि हमारे देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है। एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को सहने की कैपेसिटी क्या कर रहा है? घटा रहा है। यही असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। तो फिर मीडिया में हर एक नेता से पूछा गया, हर एक जगह माइक पहुंच जाता, तुम्हें क्या लगता है इंटॉलरेंस के बारे में, जो भी कुछ कहा। अब हिंदी मीडिया जो है वो इंग्लिश के अल्फाजों को यूज करना पसंद नहीं करती। इंग्लिश में तो जैसे भी चल रहा है, चल ही रहा है इंटॉलरेंस। तो हिंदी मीडिया जो है कुछ लोगों से ही नहीं बोलना जा रहा था ये सब असहिष्णुता। ठीक है, ऐसे ही लालू प्रसाद यादव के जो बड़े वाले पुत्र हैं, क्या नाम है उनका? तेजस्वी यादव। ठीक है, तो उनके साथ बड़ी दुर्घटना घटी है, बहुत बड़ी। ठीक है,
दिक्कत ये थी कि उनसे इंग्लिश में भी नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं वो भी, और हिंदी तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे इस शब्द को, बार बार वो यही शब्द यूज कर रहे थे कि जो भी कुछ आमिर खान ने कहा, जो भी कुछ कहा, ठीक, पीछे से वो बोल रहा था क्या कहा। ठीक, तो वास्तविकता ये है कि इस शब्द की गहराई को समझना बड़ा जरूरी है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके जीवन की खुशी के लिए आप दूसरे की विचारधाराओं की भी इज्जत कीजिए, बस हरते वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीति के चक्कर में अपने रिश्ते ना बिगाड़े, धर्म के चक्कर में मानवता खत्म ना करें, यही कहना है हमारा। तो समझ में आ गया क्या होता है डिवीजन? ये डिवीजन है, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। सॉल्यूशन वैसे भी याद रहेगा, टॉलरेंस सही सुनता, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बौद्ध धर्म में पोस्ट मौर्य पीरियड के अंदर महात्मा बुद्ध का जो रिलीजन था उसमें क्या तब्दीलियां रही, देखो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। 4 बौद्ध संगतियां रही हैं। बौद्ध संगतियां क्यों हुई? मीटिंग क्यों होती है? मीटिंग होती है किसी समस्या को लेकर, ठीक है। तो जैसे ही गौतम बुद्ध निकले मतलब महापरिनिर्वाण हुआ उनका, वैसे ही जो है बौद्ध रिलीजन में चित्कारी आ गई। उन चित्कारी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए बौद्ध रिलीजन में बौद्ध संगतियां अपनाई गई। कितनी? 4। अलग अलग टाइम पर राजाओं ने और उनके अध्यक्षों ने वो मीटिंग करी। बौद्ध संगति का मतलब है कि बौद्ध रिलीजन के जितने भी प्रीस्ट हैं, जितने भी मानने वाले हैं, वो आते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और डिबेट करते हैं, उनके विचारों को सुना जाता है, और जो समय की डिमांड है, टाइम की जो डिमांड है, उसके हिसाब से उसमें तब्दीली कर देते हैं, ठीक। तो पढ़ लिया होगा आपने एनसीईआरटी में चारों बौद्ध संगतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगति थी, आपको पता है, मैं आपको हल्के में बता देता हूं, दिक्कत ना हो जिससे। काउंसिल बोलते हैं, काउंसिल। तो पहली बौद्ध संगति कहां हुई? अजात शत्रु ने की थी राजगृह में। अजात शत्रु याद है? शुरुआत में ही अजात शत्रु ने की थी। और इसमें जो है गौतम बुद्ध की स्पीचेस को, किसको? स्पीचेस को संकलित किया गया, रिटिन, लिखा गया, और उसे लेखन को पिटक कहा गया है। क्या कहा गया है? पिटक कहा गया है, त्रिपिटक। तो उसमें जो सूत्र पिटक है और विनय पिटक है, ये फर्स्ट बौद्ध संगति में लिखे गए। आचार्य रजनीश ओशो जानते हो, इनके बारे में बार बार कहता रहता हूं मैं। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उनकी स्पीच को संकलित किया गया है। उनके जो बोलने का, जो भी कुछ बोला उन्होंने, उसको संकलित, रिटन किया गया है, और वो किताबें बन गई। समझ गए? इतने बड़े महान आदमियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है लिखने में। समझाने थोड़ी ना बैठे हैं, लिखते तो वो हैं जिनको समझाना होता है, कमाना होता है।
प्रॉफिट्स तो अपने मैसेज पहुंचाते हैं, सिर्फ लेना हो लो, ना लेना हो मत लो। तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए ना लिख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए उनकी स्पीचेज को क्या कहा गया? पिटक। पढ़ लेंगे आप पिटक के बारे में, तीनों पिटक के बारे में। फिर बाद में समस्या दोबारा हुई बौद्ध धर्म में। उन लोगों की समस्या हुई जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध बनाना चाहते थे। उन लोगों को समस्या हुई जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना चाहते थे। ठीक है, समझ रहे हो? गलत इनिशिएटिव नहीं है, उनकी विचारधारा इस तरह की हो रही है कि वो पूजा करना चाहते हैं। पूजा रिस्ट्रिक्टेड थी बौद्ध धर्म में, समझ रहे हैं? तो सेकंड असेंबली जो हुई वो हुई कालाशोक के टाइम। कालाशोक कौन सी डायनेस्टी से थे? भूल गए? शिशुनाग डायनेस्टी। तो यहां पर जो है वैशाली में हुई, और इनके टाइम में जो है बंटवारा हो गया बुद्ध को पूजने वालों में और बुद्ध को ना पूजने वालों में। बंटवारा हुआ है, अभी महायान धर्म नहीं बना, याद रहे, बंटवारा हो गया, बंटवारा। फिर अशोक आया। अशोक ने तीसरी, अशोक जो अपना अशोक है, उसने तीसरी असेंबली अटेंड करवाई, पाटलिपुत्रा में करवाई, अपनी ही जगह पर। पावरफुल आदमी कहीं जाता नहीं, हो आ जाए इधर को, ठीक है, अपनी हवेली पे पाटलिपुत्र में करवाई। और उसने बोला कि अगर किसी ने बौद्ध धर्म को तोड़ने की कोशिश की ना तो बहुत पिटाई करेंगे वे। ठीक, पहले तो हरकतें कर दी तुमने ऐसी, अब दोबारा हरकतें ऐसी कर मत देना। ये था अशोक, समझ गए? कोई डिवीजन नहीं, ठीक है, बहुत लिबर्टी चाहिए तुमको, ठीक है। और अशोक तो पता ही है आपको, रैशनल आदमी था, हीनयान को फॉलो करता था। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ गौतम बुद्धा था उसे फॉलो करता था, इंटेलेक्चुअल था ना, तो हीनयान को पसंद करता था, तो हीनयानी की तरफ ज्यादा फेवर लगता था, तो महायानियों को बुरा लगता था अशोक। महायान हीनयान बनानी है, अभी बता दिया कि अशोक के जो रीति रिवाज थे वो साइंटिफिक थे, जैसा प्योर फॉर्म ऑफ बुद्धा रिलीजन कहता है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बहुत बड़ी बात है, रिलीजन जो है ना दो तरीके के होंगे, दो कोशिशें रहती हैं रिलीजन में। एक तो शांति से पड़ा हुआ रहेगा रिलीजन, सूफी संत बड़ी शांति से रहेंगे हिंदुस्तान में, और मलंग रहेंगे, अपना काम करेंगे। और आज भी हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 जहारतें मिलेंगी आपको, मजहार जिसे कहते हैं, बोल दिया एवरेज। और टूरिज्म सेक्टर में इन 3 पर्टिकुलर मजहार का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। वो इस्लाम से बहुत अलग है वो सिख। और ये 3 सलीम चिश्ती की दरगाह, अजमेर शरीफ, दुनिया में रोला है सर।
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है, एक ईंट तो हिला के दिखा दो वहां की। पिया हाजी अली, मुंबई, समुद्र के बीच में, देखिए हाजी अली की दरगाह, सिंघम फिल्म में दिखाई है। जी। और एक बिहार में है, सासाराम में, भूल गए हैं हम। बताएंगे। तो इस तरह से जो है सूफी संत बड़े शांति सुकून से रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं रही कि हमें फॉलो कर लो, आ जाओ, ये कर लो, कुछ नहीं, करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यही हीनयान भी यही था, बौद्ध धर्म भी यही था, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। समझ आई बात। चौथी बात, फिर बाद में जो है आपको पोस्ट मौर्य पीरियड हुई। पोस्ट मौर्य पीरियड में कनिष्क आया। कौन? और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति करवाई कश्मीर में, कश्मीर में कुंडलवन नामक जगह पर करवाई। जी, चौथी अशोक ने नहीं, कनिष्क ने। और यहीं कुंडलवन में जन्म हुआ महायान का। कुंडलवन में जन्म हुआ किसका? महायान का। देखिए, महायान इज डिपेंड अपॉन भक्ति। किस पर? भक्ति मार्ग पर। हीनयान इज डिपेंड अपॉन व्हाट? ज्ञान मार्ग पर। ज्ञान मार्ग। समझ रहे हो ना, एक ही चीजें हैं ये। चाइना में कौन सा है? महायान एंड वज्रयान। अब ध्यान से समझिए महायान को। महायान भक्ति का मार्ग है, ठीक है। भक्ति का मार्ग जो होता है वो ऐसा नहीं कह सकता मैं कमजोर लोगों के लिए है या कुछ भी है, लेकिन भक्ति का मार्ग जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जिनके अंदर क्यूरोसिटी नहीं होती है, सरेंडर करना चाहते हैं। बोले 1008 बार मैं जो है जप करूंगा, करता रहूंगा राम 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 राम, कभी मरा बोलूंगा, कभी राम बोलूंगा, कभी ना कभी तो कॉन्शियस से बोलूंगा ही। और 1008 बार में 8 बार वो ऐसा होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ राम ही राम जहन में घूमेंगे। 1000 बार भले ही डिस्टरबेंस हो। यही भक्ति का मार्ग है, मलंग हो जाएंगे। ऐसे ही सूफीज्म है। क्या है? सूफीज्म। गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं और घूमते रहते हैं। मैं नाम भूल गया उनका, गोल घूमते थे वो, गोल। रूही है नाम शायद मेरे ख्याल से उनका। गोल घूमते थे, घूमते 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 घूमते, ठीक है, वो इतना लीन हो जाते थे, इतना कनेक्शन उनका बूस्ट हो जाता था परमात्मा से, ठीक है, कि फिर रुक ही नहीं पाते थे वो। समझ गए? ये खोपड़े में बहुत कुछ है, सीक्रेट है, इसमें मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी मिस्ट्री को समझो।
तो भक्ति मार्ग क्या होगा? गौतम बुद्धा का ये गाना हम गाएंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, समझ गए? और इसे इतनी बार गाएंगे, बार बार गाएंगे, तेज आवाज में गाएंगे, और हम सब कुछ भूल देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। समझ गए? ये भक्ति मार्ग है। हाँ हाँ, तो बस ठीक ठीक। बुद्धम शरणम गच्छामि। और फिर एक्टिविटीज क्या होंगी? एक्टिविटीज होंगी। वो आपको, अब मैं आपको बिल्कुल वही पॉइंट बता रहा हूं जहां पर क्या छिपा हुआ है, भक्ति में क्या छिपा हुआ है। और जिंदगी में ये ना हो तो जिंदगी में मजा नहीं। इंथुसियाज्म, क्या बोलते हैं इसको? उत्साह, इंथुसियास्टिक, उत्साहित। अब इसमें जो है शब्दों को तो समझना है, वोकैबुलरी बढ़ाते रहो और कुछ भी ना। तो वो कहते हैं ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वोकैबुलरी बढ़ाते रहो। इंथुसियाज्म। ब्रज पाणी, ब्रज पाणी इज अ बुक जो कहती है कि भाई इबिल को अपने पास ही मत आने दो। देखिए वो किताब जो मैंने अभी आपको बताई थी मंजूश्री, वो इबिल को खात्मे करने की, खत्म करने की बात कहती है, और ब्रज पाणी इबिल को क्या कहती है? पास ही नहीं आने देने की बात कहती है। ठीक है, हीनयान की जो भाषा रही है वो प्राकृत और पाली रही है, जबकि महायान की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। इंपॉर्टेंट बात है ये। महायान की, हीनयान की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत और पाली रही है, और महायान की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत रही है। जैसे चाइना में महायान है, तो वो जो पुरानी किताबें उनकी संस्कृत में जी, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल बुक जो है, जो जन्म इमरजेंस हुआ है महायान का, वो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ। अब इसके बाद में पोस्ट मौर्य पीरियड की अगर हम बात करें सबसे बड़ी, तो पोस्ट मौर्य पीरियड ने फिलोसफी ऑफ भक्तिज्म दिया है। किसकी? लास्ट सेक्शन में। तो बड़ा बड़ा लिख देंगे इस बात को पूरे बॉक्स के अंदर करके कि पोस्ट मौर्य पीरियड गेव फिलोसफी ऑफ भक्तिज्म, भक्तिज्म। भक्ति की डेफिनेशन पता चल चुकी है, भक्त की डेफिनेशन तुम्हें पता चल चुकी है, फिर कोई दिक्कत किसी तरीके की है नहीं। भक्तिज्म, भक्ति। पीछे वाला गेट लगा दो बस। तो फीचर ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड एक जगह लिख लेंगे कि भैया पहला फीचर था कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, ठीक है। दूसरा था कि प्रमोशन टू कल्चर एंड आर्किटेक्चर रहा, ठीक है। तीसरा कारण रहा, तीसरा तीसरा थर्ड वन नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ, सेकेंड अर्बनाइजेशन एट इट्स पीक हो गया।
और फिर फोर्थ रहा धर्म में क्रांतिकारी बदलाव, द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन रिलीजन। रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन रिलीजन हिंदू धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। बौद्ध धर्म में महायान आया, वो भी भक्ति पर डिपेंड है। और हिंदू धर्म में पौराणिक धर्म हुआ। कौन सा धर्म? पौराणिक। वो भी किस पर डिपेंड है? भक्ति पर डिपेंड है। भक्ति मैंने आपको समझा दी। भक्तिज्म साल्वेशन का दूसरा मार्ग भक्तिज्म। तो देखिए यहां पर कुछ चीजों का जन्म हुआ है। जन्म, इमरजेंस, इनिशियल स्टेज में हुआ है। अब उन चीजों को प्रमोशन मिलेगा गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। वो है पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इज यू टर्न ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। यू टर्न। एंशिएंट हिस्ट्री का यू टर्न है ये। गुप्ता पीरियड का फीचर देख लो कैसा है। गुप्ता पीरियड का नाम जब जब आए, फ्यूडलिज्म समझ जाना। सामंतवाद फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ है पोस्ट मौर्य पीरियड में। ठीक है, और फ्यूडलिज्म को प्रमोशन मिला गुप्ता पीरियड में। और फ्यूडलिज्म इसके पीक पर पहुंचा हर्षवर्धन का पीरियड, जिसे पोस्ट गुप्ता पीरियड कहते हैं। समझ गए? फ्यूडलिज्म, बस यही समझना है सामंतवाद क्या है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों परसेप्शन से दिखाऊंगा मैं फ्यूडलिज्म क्या है और पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। फ्यूडलिज्म समझ में आ गया, आज की क्लास वसूल। ठीक, नहीं समझ में आया तो वेस्ट ऑफ टाइम। सामंतवाद फ्यूडलिज्म पूरे वर्ल्ड में है। यूरोप में भी कहा गया है, फ्यूडलिज्म दिया गया है। और इंडिया में इस तरफ भी, पूर्वी ईस्टर्न कंट्रीज में भी फ्यूडलिज्म आया है। इंडिया में फ्यूडलिज्म पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद में, मतलब पोस्ट मौर्य पीरियड के एंड में आया, इनिशियल स्टेज में। लेकिन उसकी जो बुराइयां या प्रमोशन उससे मिला, वो मिला पोस्ट गुप्ता पीरियड में। और उसका जो पीक था वो था पोस्ट गुप्ता पीरियड फ्यूडलिज्म। अगर मैं आपको सामंत की कहानी सुना देता हूं कि फ्यूडलिज्म या फ्यूडलिज्म सामंतवाद जो है, इट इज अ हिरार्कियल सिस्टम जिसके पीक में किंग होता है और बेस में, ठीक है, मास होता है, आम आदमी, पीसेंट फार्मर्स। और इसके बीच में जितने भी मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जिसे भारत में तमाम तरीके के नाम दिए गए हैं, ठेकेदार, जमींदार, दलाल, ये सब मध्यम वर्गीय, ये सब सामंत कहलाए, फ्यूडल कहलाए। क्या कहलाए? यूरोप में ये फ्यूडल लॉर्ड्स कहलाए। क्या कहलाए? फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जमींदार हो, सामंत हो, वो किसे कंट्रोल करेंगे? एग्रीकल्चर को कंट्रोल करेंगे। और सामंत से बड़ा कोई भक्त होता नहीं साहब। सामंत जो है वो सुप्रीम किंग नहीं है, या है? सुप्रीम किंग तो कोई और है। ठीक है, एक्शन वाला आदमी है ये सामंत। इसके नीचे बेस है। क्या है? मास मोबिलाइजेशन का बेस। ठीक है, समझ में आ रही है? तो फ्यूडलिज्म, जिसको यूरोप में फ्यूडल लॉर्ड्स कहा गया। सामंत की बात करें तो
राम अगर किंग है तो उनके सामंत कौन है? हनुमान। भक्त। एक ही चीज है, समझ जाओ। मैंने अभी महायान का जन्म करवाया ऑन द बेसिस ऑफ भक्तिज्म, पौराणिक हिंदू धर्म का जन्म करवाया ऑन द बेसिस ऑफ भक्तिज्म, अब मैं सामंतवाद का जन्म करवा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ भक्तिज्म। क्यों? क्योंकि किंग से बहुत करीबी रहना है, और किंग भी है। जमींदार सामंत जो है वो सबको किसको कंट्रोल कर रहा है? पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहा है, और पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करने के बाद किसके आगे झुक रहा है? राजा के आगे झुक रहा है। ठीक है, कि राजा जी का चक्कर लग रहा है, वो महाजन झुक गया। जन से क्या बन गया? वो महाजन। पहले लोग थे आम लोग, जन कहलाए, और वो पॉपुलेशन जो आम लोगों से ऊपर उठ गई फ्यूडलिज्म की, वो महाजन कहलाई, सामंत कहलाई। और सामंत भक्त हुआ करते हैं किसके? राजा के। ये नई चीज आई और इसने पूरी सोसाइटी को बदल दिया। इस व्यवस्था ने, हल्के में मत लेना इसे। यूरोप के अंदर इसको लॉर्ड कहा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, सब जमींदारी व्यवस्था से आए हैं ये। हिंदुस्तान में इनको जमींदार कहा गया, सामंत कहा गया, महाजन कहा गया, और इनका रुतबा, इनका कंट्रोल छोटे छोटे किसानों पर, लेबर पर बहुत ही क्रूर रहा। और जब मीडियोकर पैदा हो जाता है, इसका मतलब वो तो हर चीज में दलाली करेगा। हर चीज में दलाली करेगा वो राजा को भी बनाएगा और जनता को भी बनाएगा पागल। राजा से कहेगा वो, राजन अब की बार फसल अच्छी नहीं हुई। जनता से क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा और अपने पास रखेगा। जब अपने पास सरप्लस होगा तो अय्याशी करेगा, बहुत अय्याशी करेगा। यही फ्यूडलिज्म है। क्या है? तो फ्यूडलिज्म को मैंने दो तरीके से समझा दिया आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव। शुरुआत में पोस्ट मौर्य पीरियड में फ्यूडलिज्म जब स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ऐसा? कि जो विदेशी राजा और शासक आते हैं, ठीक है, वो अपने बड़े बड़े क्षेत्रों की यूनिट्स बांट देते हैं छोटे छोटे राजाओं में, और राजा किस में बांट देते हैं? फ्यूडल्स में। उसके बाद में जब लंबा टाइम हो जाता है तो धीरे धीरे ऑनेस्टी कम हो जाती है, और ऑनेस्टी कम होने पर करप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो राजा के पास में भी टैक्सेशन कम जाएगा और किसान के पास में भी टैक्सेशन बहुत ज्यादा लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज होगा किस पर? यह व्यवस्था हर एक चीज को बदल देगी, इकोनॉमी को बदल देगी, सोशोलॉजी को बदल देगी, पॉलिटी को बदल देगी, हर चीज को बदल देगी ये व्यवस्था। समझ आई कंडीशन? लिखिए। अब देखिए, पहला पॉइंट आता है कि गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स थे वो सबसे ज्यादा चलाए गए सोने के सिक्के, लेकिन सोने के सिक्कों में बहुत ज्यादा मिलावट देखी गई। पहला फीचर तो ये रहा। यहीं से उठाते हैं कहानी इकोनॉमी की। करेंसी सिस्टम बहुत ज्यादा जो है मिलावट देखी गई उसके अंदर। तो देखिए, अडल्ट्रेशन कहां होगा? कहां होगा अडल्ट्रेशन? शॉर्टेज नहीं होगी, बहुत बढ़िया, जहां बेईमानी होगी। और बेईमानी गरीबी का द्योतक है।
ठीक है। आप देखो स्लम एरिया में जाएंगे तो छूटते ही एकदम यकीन आ जाएगा, बहुत बेईमान लोग रहते हैं, चोर लोग रहते हैं, दिन में चोरी कर लेते हैं, गाड़ी खड़ी कर दो तो टायर निकाल लेते हैं। अरे आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। कुछ नहीं मिलेगा तो ट्रेन की पटरी का लोहे काट के बेच देंगे, क्योंकि हमें सर्वाइवल चाहिए। समझ रहे हो? तो जहां वेल्थ होगी वहां चोरी नहीं होगी। चोरी कहां होगी? जहां वेल्थ नहीं होगी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। गरीबी ही क्राइम का, गरीबी ही चोरी का क्या है? सिंबल है। गरीबी हटाओ, अपराध अपने आप कम हो जाएगा। कौन चाहता है इतना बड़ा रिस्क लेना? ट्रेन की पटरी काटना, गाड़ी उठाना, गाय चुराना, जानवर चुराना, कोई नहीं चाहता। कितना रिस्क है पता है चोरी करने में? किसी दिन पकड़ लिए गए तो वो अंतिम मॉब लिंचिंग हो सकती है आपकी जिंदगी की। लेकिन करना पड़ता है। किसके खातिर करना पड़ता है? तो पॉवर्टी इज अ सिंबल ऑफ क्राइम, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। इसलिए चाणक्य ने एक बात कही कि किसी की ईमानदारी चेक करनी हो ना तो तब करना जब उसके पास बहुत पैसा हो। ठीक है? ईमानदारी खाली पेट चेक मत कर लेना किसी की। ठीक है? खाली पेट ईमानदारी चेक नहीं होती। देखिए करेंसी सिस्टम में डीके हुआ, डिक्लाइन हुआ नहीं हुआ? अब डिक्लाइन हो गया तो क्यों हुआ? डिक्लाइन इन द करेंसी सिस्टम पहली हेडिंग है गुप्ता पीरियड की। तो इकोनॉमी की सबसे बड़ा जो रिफ्लेक्शन है वो हमें करेंसी सिस्टम में देखने को मिलता है। कुछ मत देखो, बस न्यूज़पेपर में एक चीज देख लो कि रुपया यूएस डॉलर की अपेक्षा बढ़ा या घटा, कम हुआ या ज्यादा हुआ, उससे इकोनॉमी का पता चलता है। तो करेंसी सिस्टम में गिरावट मतलब अर्थव्यवस्था में गिरावट पूरी की पूरी। ऐसी होती है मिलावट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम बताएंगे कि भाई यूएस की अपेक्षा ये इकोनॉमी में बताया जाएगा, आधा घंटा खा जाएगा वरना। ठीक है? बहरहाल अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि रुपए की कीमत, ठीक है, यूएस डॉलर की अपेक्षा बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है? शुरुआत में 1 रुपया बराबर 1 डॉलर हुआ करता था। 1 रुपया बराबर 1 डॉलर। आज की डेट में, ठीक है, 75 रुपीज बराबर 1 डॉलर होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत कितनी गिरी इस चीज से आप देख सकते हैं। समझ गए? तो भाई देखो, अगर करेंसी सिस्टम में गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है? अब पॉइंट पकड़ते रखना, चैन मत छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे ही देखो, हर की पेड़ी में अगर नहाने जाओगे उसमें चैन छोड़ दी ना तुमने तो बह जाओगे। ऐसी है चेन। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया फ्यूडलिज्म। क्या बताया?
फ्यूडलिज्म की वजह से लोगों का जो सरप्लस था, कल वाले क्वेश्चन का आंसर है आपके, फ्यूडलिज्म की वजह से जो सरप्लस था लोगों के पास, किसानों के पास में, वो किसके खाते में गया? फ्यूडल के। और जो मेन वेलफेयर स्टेट के काम करने वाला राजा है, उसके पास टैक्सेशन क्या हुआ? कम गया, जिसकी वजह से करेंसी सिस्टम मींस इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया? कोलैप्स कर गया, गिर गया। और जैसे ही इकोनॉमी में गिरावट आएगी, ठीक है, अर्बनाइजेशन कमजोर पड़ जाएगा, सेकंड अर्बनाइजेशन वही है, मतलब ट्रेड डाउन पड़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जो चेन बनेगी, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि करेंसी सिस्टम के डिके करने से सेकंड अर्बनाइजेशन भी डिक्लाइन कर जाएगा। समझ गए? सेकंड अर्बनाइजेशन डिक्लाइन कर गया। सेकंड अर्बनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन व्हाट? बता दो भाई लड़के। सेकंड अर्बनाइजेशन किस पर निर्भर करता है? ट्रेड पर। किस तरीके का ट्रेड बताया मैंने? उन्हें बोलने दो पहले। व्यापार जो हुआ किस किस तरह से हुआ, मतलब कौन कौन से व्यापार बताए मैंने? हाँ भाई, अरे भैया फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, दो तरीके के ट्रेड ही बताए हैं ना, फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। और फ्यूडलिज्म की वजह से जो है वो दोनों ट्रेड क्या हो गए? कोलैप्स कर गए। इसका मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स कर गया। अब मैं ट्रेड की बात बता देता हूं, आप ध्यान से समझिए इस बात को। भारत में ना बहुत बड़े पैमाने पर सोना होता है ना चांदी होती है, लेकिन भारत में फिर भी गोल्ड का स्टोरेज आज भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरेज रखने वालों में कंट्री की श्रेणी में आता है इंडिया। इतना स्टोरेज रखते हैं हम कि गले में भी पहन लेते हैं, कानों में भी लगा लेते हैं, रख लेते हैं, ज्वेलरी बॉक्स में भी रहता है सोना। सोना ही सोना है। और मंदिरों में तो तुम्हें पता नहीं कितना कुछ है। और मजे की बात यह है कि भारत में गोल्ड की जो फील्ड्स हैं, गोल्ड की जो केव्स हैं, वो है नहीं ज्यादा माइनिंग। तो मतलब ये बात किस चीज को दर्शा रही है? फॉरेन ट्रेड को। सारा सोना और चांदी कहां से आ रहा है? फॉरेन से आ रहा है। और फॉरेन से एक्सपोर्टेड चीजें यूज कर रहे हैं हम, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। तो कुछ स्टेटस है हमारा इकोनॉमिक। ये मतलब बता रहा हूं मैं फॉरेन ट्रेड का। उस टाइम पर भी गोल्ड सबसे ज्यादा यूज किया गया और एक्सपोर्ट भी किया, इंपोर्ट भी किया गया। इसका मतलब हमारा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रिलेशन बहुत जबरदस्त रहे, बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया को हम खाना खिलाते हैं और पूरी दुनिया हमें क्या देती है? सोना चांदी, डबल चोन प्लस। ये है एक्सचेंज। मौर्य पीरियड में मैक्सिमम सैलरी 48,000 पण थी, मैक्सिमम, और लोअर 60 पण। बड़े बड़े सोने के भंडार हुआ करते हैं हमारे यहां पर, मगर नेचुरल भंडार नहीं है, सिवाय बस ये केजीएफ टाइप के ही हैं। क्या नाम है केजीएफ का? फुल फॉर्म क्या है भाई रॉकी भाई का? कोलार गोल्ड फील्ड।
सबसे बड़ी फील्ड है सोने की भारत की, कर्नाटका में। और कहाँ है, और ज़्यादा है नहीं। और यहाँ से गोल्ड जो है हम इतना बड़ा निकाल नहीं पाते हैं जितना यूज करते हैं, जितना कंज्यूम करता है इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड मजबूत है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो फॉरेन ट्रेड इंटरनल ट्रेड के बिना नहीं हो सकता। सोना चांदी चाहिए तो कुछ देना भी तो पड़ेगा, चाहे पैसा ही देना पड़ेगा तो पैसा भी इंटरनल ट्रेड से बढ़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इंटरनल ट्रेड। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देखो ध्यान से। अगर हम किसी चीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? डॉलर चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल बनने का बस एक ही मार्ग है, या तो हम चीजों को एक्सपोर्ट करें बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमें कैपिटल प्राप्त होगा। एक्सपोर्ट करेंगे हम अपनी चीजें जो कि इंटरनली बनती हैं, और इंटरनल ट्रेड में भी हम जो है अपनी इकोनॉमी में पैसा कमाएं इस देश में ही। तो दो ही तो मार्ग हो गए। अगर हम किसी फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मनी की जरूरत है। मनी या तो एक्सपोर्ट से मिल रही है या इंटरनल ट्रेड से मिल रही है। एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना माल चाहिए, अपना माल चाहिए नहीं चाहिए। और यहां इस देश में ही रहेंगे और इस देश में ही अगर इकोनॉमी मजबूत करेंगे तब भी जो है हमें पैसा हमारा बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। दो पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पर हम किसी चीज को एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर? सबसे ज्यादा नहीं है, कंज्यूम करते हैं हम सबसे ज्यादा। स्टोरेज तो वो है बैठे हुए पितामह, यूएसए। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सोना किसी ने स्टोर किया है तो वो यूएसए ने। यूएसए को हल्के में मत लेना अभी भी। यूएसए सुपर पावर था, यूएसए सुपर पावर है। और गुड न्यूज ये है, गुड न्यूज नहीं, ठीक है, कोरोना के बाद भी यूएसए ही सुपर पावर रहेगा। लीजिए, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास में दो चीजों का बहुत बड़ा स्टोर है। एक तो गोल्ड का, ठीक है, और दूसरा है उसकी टेक्नोलॉजी। और कोरोना बहुत छोटी चीज है, यूएसए ने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। हाँ, वो लास्ट में फन उठाता, लास्ट में सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक छोटा सा कंट्री जापान पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया यूएसए में, हरा दिया यूएसए को जापान ने। एक छोटे से कंट्री जो है किसे गुलाम बनाना चला? यूएसए को। इसी पॉक पर पहुंच गया। फिर लास्ट स्टेज में मीटिंग की, बोले क्या किया जाए, बोले डाल दो एटॉमिक बॉम्ब। ये दो बॉल बनाई है हमने, इन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लेबोरेटरी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी। फैट बॉय और लिटिल बॉय, समझ गए? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का दिन, द ब्लडी ब्लैक डे। नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या डाल दिए? बॉम्ब डाल दिए। बनकर रातों रात सुपर पावर। अभी भी ऐसी स्थिति चल रही है। चाइना, कोरोना कोरोना कोरोना, ठीक, समझ रहे हैं? देखो क्या इक्वेशन रहती है, वो तो खैर छोड़ो।
लेकिन इतना कमजोर देश नहीं है वो जितना समझा जा रहा है उसको। जी, डोनाल्ड ट्रंप का तेवर देखो ना, बोले कि इसलिए ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं हम। लॉजिकल बात है। दिल्ली में इतने ज्यादा पेशेंट क्यों मिल रहे हैं कोरोना के? ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उसकी अपेक्षा के कम क्यों क्यों मिल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे हैं ज्यादा। और हमारे देश का तो जनमानस ही ऐसा है कि खांसी जुकाम होने पर तो ये तो सुबह शाम का रोज का बीमारी है। इट्स नॉट अ बिग डील। हल्का ब्रेन में दर्द हो जाता है या सर में दर्द हो जाता है तो काम चला लेते हैं हम, वैसे ही ऐसे ही चलता रहता है। ब्रेन हैमरेज हो जाता तब पता चलता हो। कई बार तो ऐसा हुआ है इंडियन पेशेंट्स के साथ कि कैंसर की लास्ट स्टेज में पता चला कि हाँ कैंसर है, ट्यूमर की लास्ट स्टेज में पता चला कि हाँ ट्यूमर था। कि अब तक कहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ तक कैसे पहुंच गए आप? बोले ब्यूरोफेन की गोली चलाई थी हमने तो। ये हिंदुस्तान है। फ्यूडलिज्म समझ में आया? करेंसी सिस्टम डिक्लाइन कर गया, सेकंड अर्बनाइजेशन डिक्लाइन कर गया बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म। तो पहला पॉइंट आपको डालना है कि फ्यूडलिज्म को प्रमोशन मिला है सबसे ज्यादा गुप्ता पीरियड में। जन्म फ्यूडलिज्म का कहां हो गया था? पोस्ट मौर्य पीरियड में। लेकिन फ्यूडलिज्म के ड्रॉबैक देखने को कहां मिले? गुप्ता पीरियड में, और बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोशन हुआ उसका। तो देखो इस तरीके से टेबल बना हो गया। आप, मैं बताऊं आपको टेबल कैसे बनानी चाहिए। मैंने भी नहीं बनाई, वैसे ही बता रहा हूं। सबसे पहले पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, राजपूत काल जिसे कहते हैं। किसी चीज का जन्म कहां पे हुआ? इनिशियल स्टेज में, पोस्ट मौर्य पीरियड। किसका? फ्यूडलिज्म का। प्रमोशन कहां मिला? गुप्ता पीरियड। और अपने पीक पर कहां पहुंचा? राजपूत पीरियड या पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट गुप्ता, सॉरी। इस तरह से करना है आप। जल्दी जल्दी करिए भाई। तो फ्यूडलिज्म क्या है? जनरल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो लिखिए, इकोनॉमी बेस्ड ऑन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। फ्यूडलिज्म के लिए एक जनरल लाइन लिखिए, फ्यूडलिज्म इज बेस्ड ऑन, यहाँ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अब यहां के सामंतवाद में और यूरोप के सामंतवाद में अंतर है। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, कौन सी एरिस्टोक्रेसी? ठीक है, जमीन पर आधारित जमींदार पैदा हुए, एक अलग वर्ग, ना वो राजा थे ना वो किसान थे। ठीक है, कंट्रोल करते थे, निरंकुश एटीट्यूड था उनका, घोड़े पर घूमते थे, चाबुक चलाते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आपने पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या देखा कि डिक्लाइन ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है,
गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन होगा, पोस्ट गुप्ता पीरियड में प्रमोशन टू डिक्लाइन ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, और बड़े पैमाने पर डिक्लाइन कर जाएगा शहरों का शहरीकरण। और राजपूत पीरियड में हमारे देश में सिर्फ 2-4 शहर होंगे, वो भी पॉलिटिकल, सारे शहर खत्म। गुप्ता पीरियड से प्रमोशन कहाँ मिलेगा उसे डिक्लाइन को? पोस्ट गुप्ता में। नहीं, पोस्ट मौर्य का रिलेशन नहीं है इससे, डिक्लाइन से। गुप्ता में अच्छा होगा, इसका अर्बनाइजेशन में डिक्लाइन है ना। पोस्ट गुप्ता में प्रमोशन मिलेगा, और पोस्ट गुप्ता के बाद में राजपूत काल आएगा, उसमें जो है, ठीक है, अर्बनाइजेशन खत्म, सिर्फ गिने चुने शहर रहेंगे, वो भी पॉलिटिकल कैपिटल। एंड ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन हो जाएगा वो। समझ में आ गई? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन किंग एंड मजदूर। राजा को पता होता है कि उसके पास एक भगवान की दी हुई दिमाग नाम की चीज है और बहुत कीमती है। मजदूर को पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज भी होती है उसके पास। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? यूरोपियन फ्यूडलिज्म में और इंडियन फ्यूडलिज्म में क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। दोनों में ही फ्यूडलिज्म मिलेगा। पूरी दुनिया, एक तो वेस्ट वर्ल्ड है, वो भी फ्यूडलिज्म का शिकार, एक ईस्ट वर्ल्ड है, वो भी फ्यूडलिज्म का शिकार। इसीलिए जब मैं मिडिवल हिस्ट्री करवाऊंगा, और मिडिवल हिस्ट्री में जब बात आएगी, सबसे पहला टॉपिक मोहम्मद साहब का, प्रॉफेट मोहम्मद। मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है प्रॉफेट मोहम्मद से। कहाँ से? इस्लाम से। तो उसमें एक लाइन बोली जाती है, बहुत बड़ी लाइन है ये, कि जब पूरी की पूरी दुनिया सामंतवाद का शिकार हो रही थी और सामंतवाद के अंधकार में डूब चुकी थी, तो मोहम्मद साहब एक चिराग लेकर आए और इस पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी बिखेर दी। यदा यदा ही, बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मैं फ्यूडलिज्म से कनेक्ट करूंगा इस्लाम को, याद रखिएगा इस बात को, अगली जो मिडिवल हिस्ट्री की क्लास होगी। समझ रहे हो? अभी पहले फ्यूडलिज्म समझ जाओ, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ये समझो। गुप्ता पीरियड में महिलाओं की क्या स्थिति होगी ये समझो। समय हमारे पास कम है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से समझते चलना माइंड को। पानी वानी पीना, पी लो, आज ही खत्म करना है बिल्कुल गुप्ता पीरियड। पचास मिनट बचे, 1 घंटा नहीं, समझो। समझ में आया रोल क्या है, सामंतवाद क्या है, फ्यूडलिज्म क्या है? अब देखो फ्यूडलिज्म क्या है, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है। वहां पीसेंट्स को कंट्रोल किया जाएगा, आम जनता को कंट्रोल किया जाएगा। कहां पर? यूरोप में। तो उसका भी एटीट्यूड वही होगा, कंट्रोल करने वाले का एटीट्यूड क्या होता है? यही होता है, यहां तक के जूते, चाबुक, घोड़ा, तलवार, चाकू, किसी को भी मार दिया एकदम, डराना, खौफ होता है, कंट्रोल। वहां पर भी होगा, इधर भी होगा, ये फ्यूडलिज्म होगा। देखिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द गुप्ता पीरियड इज बर्थ ऑफ फ्यूडलिज्म। और प्रमोशन कब मिलेगा फ्यूडलिज्म को? या फिर प्रमोशन ऑफ फ्यूडलिज्म लिख लीजिएगा। लेकिन ये क्यों होता है?
फॉरेन ट्रेड की वजह से। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसमें लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि भाई फ्यूडलिज्म को इतना बढ़ावा क्यों मिला, प्रमोशन ऑफ फ्यूडलिज्म इतना गुप्ता पीरियड में क्यों हुआ। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड को बताता हूं। तो फॉरेन ट्रेड में आपको देखना है, पहला तो जो रोमन्स थे उन्होंने सिल्क को बनाने की विधि सीख ली, सिल्क बनाने की। सिल्क जो यहां से क्या होता था बहुत ज्यादा, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसको बनाने की विधि किसने सीख ली, तो फॉरेन ट्रेड गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। और मसाले को छोड़कर, स्पाइसेस को छोड़कर सभी पर आयात की ड्यूटी बढ़ा दी, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, ड्यूटी छोड़ो प्रतिबंध बैन कर दिया। मसाला क्यों, मसाले की तो डिमांड ही इतनी ज्यादा उधर अब भी है। मसाले पर बैन लगा दिए मसाले को छोड़कर हर एक चीज पर बैन लगा दिया इंडिया वालों ने। रोमन्स ने। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब जब ट्रेड एंड कॉमर्स कम हो जाएगा तो भारत में सोने का, गोल्ड का फ्लो कम हो जाएगा, लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, हर चीज को लिंक कीजिए और कहानी बिल्कुल सिद्ध। यहां पर करेंसी सिस्टम चल रहा है पोस्ट मौर्य पीरियड से। कौन सा सिस्टम है, करेंसी सिस्टम। करेंसी सिस्टम में कौन सी करेंसी, गोल्ड, गोल्ड कॉइन चल रहा है। और गोल्ड का फ्लो हो जाए कम, क्या कम हो जाए, तो गोल्ड के फ्लो कम हो जाने से गोल्ड में मिलावट होगी। किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए तो उसमें मिलावट चालू हो जाएगी नहीं। पता चले कि दूधिया से 40 लीटर दूध लेने वाले लोग हैं और दूध है उसके पास 20 लीटर, तो उसके पास में 20 लीटर पानी भी तो है, मिला देगा, काम चला देगा। गोल्ड का फ्लो कम होने से कैसे करेंसी सिस्टम पर असर पड़ेगा, समझ में आया। अब ये जो करेंसी सिस्टम है, गोल्ड का फ्लो है बहुत कम हो जाएगा, तो कोई बड़े बड़े जो सैलरी प्रोवाइड कराता है राज्य, स्टेट, वो सैलरी गोल्ड में प्रोवाइड नहीं कराएगा। वो क्या कराएगा, अब वो गोल्ड का ऑप्शन ढूंढेगा, करेंसी सिस्टम का ऑप्शन देखेगा। और करेंसी सिस्टम का ऑप्शन निकल कर आया गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट्स, लिख लीजिएगा, भूदान। अब सैलरी, अगर जैसे मान लो कि मैं ऑफिसर हूं और मुझे सैलरी मिलेगी, तो मुझे सैलरी किस में मिलेगी, करेंसी में नहीं मिलेगी, बल्कि मेरे नाम में जमीन कर दी जाएगी। इसको लैंड ग्रांट्स कहा गया। क्या कहा गया, लैंड ग्रांट्स। और लैंड ग्रांट्स की जानकारी हमें जो मिलती है, सबसे पहली जानकारी वो एरन इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। एरन, एरन मध्य प्रदेश में पड़ता है एरन। और एरन इंस्क्रिप्शन हमें सबसे पहले जानकारी देता है सती सिस्टम की। सबसे पहला साक्ष्य, एविडेंस हमें सती का मिलता है एरन इंस्क्रिप्शन से। सबसे पहला साक्ष्य, एविडेंस हमें मिलता है लैंड ग्रांट का एरन इंस्क्रिप्शन से।
ठीक है, अब ध्यान से समझिए, राजा के सबसे करीबी लोगों को हम क्या देने लगे? जमीन देने लगे। बोले ये तुम ये रख लो, तुम ये रख लो। नरेंद्र मोदी जी कहें अमित शाह जी गाजियाबाद रख लो, ठीक है, राजनाथ जी उत्तराखंड वाला हिस्सा रख लो, नोएडा रख लो, मुरादाबाद आप रख लो, समझ गए? इस तरह से बोले हाँ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो और भी अच्छा है, हमें सैलरी अच्छी नहीं लग रही, हमको तो जो है जमीनें ही दीजिए। तो गुप्ता पीरियड में लैंड ग्रांट्स आ गया, और लैंड ग्रांट की वजह से, लैंड ग्रांट ही सबसे पहला सेक्शन बना जिसने करेंसी सिस्टम की कमर तोड़ दी, और लैंड ग्रांट ही सबसे पहला फैक्टर बना जिसने फ्यूडलिज्म को शीर्ष पर पहुंचा दिया, अपेक्स पर पहुंचा दिया। क्यों? अब क्या है, अभी मुझे जो है गाजियाबाद दिया है अमित शाह, मुझे गाजियाबाद दे दिया, तो मैं अब गाजियाबाद का कौन हुआ? राजा हो गया। कभी कभार दौरा करेंगे मोदी जी गाजियाबाद में, तो मैं जब वो दौरा करेंगे तो बड़ा सा मैं पंडाल लगा दूंगा, उनका फोटो लगा दूंगा, उस पर माला चढ़ा दूंगा, एक दिन का तो प्रोग्राम होगा, तो हाथ जोड़ लूंगा, नमो नमो, वो भी खुश हो जाएंगे। फिर मैं कह दूंगा कि ये गाजियाबाद में ये काम कराना है, कुछ पैसे दे दो, तो वो पैसे भी दे जाएंगे। और गाजियाबाद की जनता का टैक्सेशन किसका है? हमारा है। थोड़ा सा टैक्सेशन उधर भिजवा देंगे मोदी जी के पास। इस तरह से मैं हूं सामंत ऑफ द गाजियाबाद फ्यूडल, लेकिन मैं किसी राजा से कम समझ रहा हूं अपने आप। यही है फ्यूडलिज्म। जन्म कैसे हुआ समझ गए? लैंड ग्रांट से जन्म हुआ। छोटे छोटे राजा पैदा हो गए। क्या पैदा हो गए? छोटे छोटे, दो दो गांव के राजा, गांव तो छोड़ो, दो दो मोहल्ले के राजा। हम अपनी साइकिल के खुद राजा हैं। ये है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म पैदा हुआ और ये व्यवस्था हो गई। अगर इस चीज को और समझना है आपको मैं बताऊं, तो अब जब जमीनें बटी रही थी खूब ज्यादा, लैंड ग्रांट्स हो ही रहा था, तो प्रीस्ट क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मंदिरों में जो सोना आता था वो सोना आया नहीं, गोल्ड का फ्लोर का हुआ है ना। अब जब सोना नहीं आएगा तो फिर पंडित जी कहेंगे ऐसा है, भगवान नाराज हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा अगर सोना नहीं चढ़ा तो पंडित जी को एक आइडिया आएगा देख के, बोले ऐसा है, ये जो मंदिर के आसपास की जो 100-1000 एकड़ की जमीन है ना, ये मंदिर के नाम करो आप। और मंदिर के नाम का कुछ नहीं, पुजारी के नाम होती थी वो। इसीलिए बिहार में एक कम्युनिटी है झा, जिनको कहा जाता है भूमियार पंडित। कौन से पंडित? ठीक है, देखा होगा आपने, बिहार में बहुत मिलेंगे, भी ईस्ट यूपी में मिलेंगे झा। तो झा जितनी भी कम्युनिटी है ये पंडितों की, उनमें सबसे अमीर पंडित जो हैं वो भूमिहार पंडित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मंदिरों में क्या मिली? जमीन मिली, तभी तो उनका नाम है भूमिहार पंडित, भूमि को रखने वाला पंडित। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो पंडित कभी संपत्ति रख नहीं सकता है, उसकी संपत्ति तो सबसे बड़ी कहाँ की है? ज्ञान की संपत्ति है। लेकिन आज के जमाने के पंडित सबसे अमीर पंडित। तो ये भूमिहार पंडित की जो कम्युनिटी है, ये भूमिहार कैसे पड़ा? गुप्ता पीरियड से पड़ा। समझ में आई बात? फ्यूडलिज्म का फैक्टर। सर इस टाइम पे जो ये गोल्ड कॉइंस चल रहे थे इंडिया में, तो बाकी जो हमारा फॉरेन से वो होता था ट्रेड, जहाँ जहाँ भी ट्रेड होता था वहाँ पे भी ये वाली करेंसी चलती थी क्या? गोल्ड ही चल रहा था? ये करेंसी की कोई दूसरी भी? नहीं, दूसरी भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ गोल्ड ही चल रहा था, लेकिन ज्यादातर गोल्ड है। हाँ बोलो। तो जैसे कि मान लीजिए उसको करने के लिए हमने एडल्ट्रेशन करा इन्होंने, तो एडल्ट्रेशन से करेंसी सिस्टम कैसे कोलैप्स हो गया? क्योंकि मान लो अगर हमारे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज है, किसी मेटल की, तो हम ऑब्वियसली उसका कुछ वो ढूंढते हैं, है ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो अब वो कुछ नहीं है तो पेपर की करेंसी चल रही है
करेंसी सिस्टम देखो, आप समझो इकोनॉमी में करेंसी सिस्टम ये चीज़ नहीं है। वो तो आप वो वाली बात कर रही हो कि पैसा छाप लो खुद घर पे, ठीक है। अगर जो है गरीबी आ रही है तो सबसे बढ़िया है कि आरबीआई और नोट क्यों नहीं छाप लेती, ठीक है। नहीं, ये तो ये तभी क्लियर होता है जब इकोनॉमी की क्लास चलती है। अभी तो 1 घंटा खा जाएगी, क्या फायदा। वैसे समझ जाओगे अगर आप ध्यान से हमारी बातें सुनो तो। देखिए, किसी भी चीज की वैल्यू कंपैरेटिव होती है। क्या होती है? कंपैरेटिव होती है। अगर आरबीआई 100 करोड़ छाप रही है तो 100 करोड़ का गोल्ड भी तो रखेगी, या कुछ रखेगी तो एसेट्स के तौर पर, तब रखेगी तब छपेगा। ऐसा थोड़ी ना कि कागज पे छाप दो। लीगल डॉक्यूमेंट होता है नोट। एक नोट क्या होता है? नोट ही तो होता है लिखा हुआ। उसकी लीगलिटी सबसे मेन है। लीगलिटी खत्म, सब कुछ खत्म। मेन चीज है करेंसी की वैल्यू। जो लीगलिटी वो किस पर डिपेंड करती है? वो उसकी मॉर्टगेज पर डिपेंड करती है, उसके बदले में हमने क्या रखा है। सपोज करो कि अगर मुझे 100 करोड़ रुपए छापना है तो उसके बदले में इतनी मॉर्टगेज रखनी पड़ेगी, किसी भी रूप में रखो, सोने के रूप में रखो। इकोनॉमी क्लास में करा चुके हैं हम ये वाला सेक्शन। किसी भी चीज की वैल्यू हमें कंपैरेटिव भी तो पता चलेगी। समझ रहे हैं? तो क्राइसिस आ जाएगा। अब 6th सेंचुरी बीसी और 6th सेंचुरी एडी दोनों में अंतर पूछ रहे हैं। तो 6th सेंचुरी बीसी में पहला अंतर था इमरजेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, और 6th सेंचुरी एडी में क्या है? डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन। 6th सेंचुरी बीसी में क्या था? करेंसी सिस्टम इमर्ज हुआ था, पंचमार्क कॉइन। और यहां क्या हो जाएगा? डिक्लाइन इन करेंसी सिस्टम। एक्सचेंज करेंसी का अब ऑप्शन तलाशने लगेंगे, फिर से वही पुरानी वाली व्यवस्था अपना लेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। करेंसी नहीं चलेगी, अब फिर से क्या चलेंगे? तुम काम करो, हम तुम्हें 2 बीघा छत दे देंगे। तुम काम करो, हम 2 लोटे, ठीक है, दूध दे देंगे। इस तरीके से काम करने लगा। ये बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ फिर दोबारा। जल्दी जल्दी समझ जाइए। मैं आपको बता रहा हूं कि गुप्ता पीरियड में फ्यूडलिज्म आया, और फ्यूडलिज्म की वजह से क्या बदल गया? इकोनॉमी बदल गई। तो देख लीजिए, अब देखो, इकोनॉमी चेंज तो पॉलिटी चेंज, पॉलिटी चेंज तो सोशियोलॉजी चेंज, और सोशियोलॉजी चेंज तो रिलीजन चेंज। यही चेन है ना। तो लिख लीजिएगा कि इफ छोड़ो, इकोनॉमी बदल गई। गुप्ता की जो है, गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी बदली। इकोनॉमी बदलने से क्या हुआ? पॉलिटी, सोसाइटी और रिलीजन खुद ब खुद बदल जाएंगे। खुद ब खुद बदल जाएंगे। पॉलिटी की बात करते हैं तो गुप्त राजा जो हैं बहुत सारे हैं। उसमें से 5 राजा सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं आपको, द 5 किंग्स। सबसे पहला राजा गुप्ता पीरियड का जो रहा वो श्रीगुप्त रहा। कौन? उसने मृक्षक वाहन में एक मंदिर बनवाया था, और इत्सिंग नाम के जो फॉरेन ट्रेवलर थे, कौन? इत्सिंग, उन्होंने इस मंदिर का और श्रीगुप्त का पहला वर्णन किया है। अब देखिए, श्रीगुप्त जो है, यह गुप्त पीरियड जो स्टार्ट हुआ है, वो गुप्ता जो है बेसिकली अपने आप इमर्ज कर गए। गुप्ता इन सभी सामंतों में सबसे पावरफुल सामंत रहे होंगे अपने टाइम, फ्यूडल्स रहे होंगे। उन्हीं फ्यूडल में श्रीगुप्त क्या बन गए? राजा बन गए। ठीक है। तो श्रीगुप्त ने गुप्ता पीरियड की क्या रखी? फाउंडेशन। सब मंदिर का बनवाया था इन्होंने? एक जगह है मृक्षक वाहन, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा जो मैंने बोली कि
गुप्ता पीरियड का इमरजेंस ही फ्यूडलिज्म से हुआ है, क्योंकि गुप्त खुद फ्यूडल थे। सबसे पहला राजा लिखो ढंग का, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। जैसे ही चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात आएगी, एक ही चीज आएगी सबसे पहले याद, उन्होंने शक संवत या शक कैलेंडर स्टार्ट किया था 78 AD में। शक 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 संवत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इन्होंने जो अपनी जिंदगी में किया वो ये किया कि देवी कुमार देवी से जो विवाह किया उन्होंने। लिखिए कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। कालिदास की एक कविता वो है, बहुत बड़ी रचना, देवी चंद्रगुप्तम, बहुत बढ़िया, इन्हीं की लव स्टोरी है वो, लिच्छवी राजकुमारी की और प्रथम की। अब देखिए ध्यान से समझिए, लिच्छवी राजकुमारी है और ये नया नया बनता हुआ गुप्ता पीरियड, गुप्त वंश। तो इन्होंने मैरिटल स्टेटस को इंप्रूव किया और मैरिटल रिलेशन बनाए, वैवाहिक संबंध बनाने से अपनी शक्ति मजबूत की। अच्छे राजा की पहचान है ये, समझ रहे हैं? तो इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की गुप्ता पीरियड को, गुप्त वंश को, गुप्ता डायनेस्टी को। लिच्छवी से महावीर स्वामी, ठीक है, का जन्म हुआ था। लिच्छवी नरेश थे महावीर स्वामी के पिताजी, इसलिए कह रहा था एनसीईआरटी पढ़ के रखो, 5-6 बार यूज हुआ है लिच्छवी वर्ड। जी लिखिए दूसरा, और इनका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी लेकर आई है, प्रशासनिक स्थायित्व। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। स्टेबिलिटी को हम शांति कह सकते हैं। अभी क्या है, प्रशासन में जगह जगह कर्फ्यू लगता रहेगा तो कोई उसमें डेवलपमेंट होगा, तो उसको हम अराजकता कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे एनार्की, और हिंदी में क्या बोलेंगे? अराजकता। उसका विपरीत शब्द है स्थायित्व। क्या कहेंगे? स्थायित्व, स्टेबिलिटी। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है बच्चों को, जिसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं अपनी भाषा में। सिटिंग चाहिए, लंबा सिलेबस कंप्लीट करना है, पेशेंस चाहिए जबरदस्त वाला, जो कंप्लीट कर लेगा पेशेंस के साथ में उसकी नैया पार होगी, और नहीं जो करेगा उसकी नैया डूबेगी। समझ गए? कंसिस्टेंसी चाहिए, स्थायित्व चाहिए होगा। तो यहां पर प्रशासनिक स्थायित्व लेकर आएगी। लिख लिया? दूसरा राजा सबसे इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त। इसको नेपोलियन कहा जाता है भारत का, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्त की बहुत जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि समुद्रगुप्त के टाइम पर इनके एक कोर्टयार्ड ऑफिसर थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। और हरिसेन जो थे वो लेखक भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, इनके कोर्टयार्ड में ब्यूरोक्रेट भी थे। हरिसेन बहुत सारे पद रखते हैं,
ये जो लाइन मैंने बोली है इसे 5 मिनट बाद दोबारा बोलूंगा मैं, ठीक है। हरिसेन बहुत सारे क्या रखते हैं पद। तो हरिसेन ने एक इंस्क्रिप्शन का निर्माण करवाया जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जो है, प्रयागराज आज की डेट में इलाहाबाद, जिसका नाम बदल दिया गया इलाहाबाद से प्रयागराज। तो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। उस इंस्क्रिप्शन पर समुद्रगुप्त की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो लिखी गई और वेल डिफाइंड तरीके से लिखवाई है हरिसेन ने। किसने लिखवाई? वेल डिफाइंड। इसीलिए हमें समुद्रगुप्त की डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है एक एक चीज की। कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक भी मैच नहीं हारा, कहने का मतलब एक भी युद्ध नहीं हारा, ठीक है। उसके अंदर ताकत थी विश्व विजेता बनने की। जो थर्ड कैटेगरी बनाई थी ना हिस्ट्री के अंदर, महान से नीचे वाली जो बताई थी, उसमें समुद्रगुप्त का नाम लिया गया था, किन्हीं कारणों से रह गए। हाँ जी बिल्कुल, देख कर आओ, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया और गुप्त वंश का सबसे महान राजा कहा गया। लिख लीजिएगा, लिखो ग्रेट किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी, सबसे महान राजा है। और इसने 3 बातें, अब जो भी कोई महान व्यक्ति बन जाता है उसका जो है ना थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वो महान क्यों है। तो महानता के कारण नंबर 3 है, और पहला कारण जो रहा समुद्रगुप्त का वो लिख लो, नॉर्थ इंडिया पर डायरेक्ट सीधा कब्जा, डायरेक्ट कंट्रोल। सीधा कब्जा कर लिया, वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि भाई हम तुम्हारे सामंत हैं, अब ये है वो है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कि 370 जो है दर्जा दे दीजिए, बोले कुछ नहीं। डायरेक्ट क्या चाहिए हमको? कंट्रोल चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर इज आ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नो 370। ये नॉर्थ इंडिया पर डायरेक्ट कब्जा बाय समुद्रगुप्ता। लूफहोल नहीं रहने चाहिए कभी भी किंगडम में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब एक बार नॉर्थ इंडिया पर कमांड बना ली तो किस तरफ बढ़ेंगे? साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ा, ये लिख लीजिएगा। तो दक्षिण की तरफ जब आप बढ़ते हैं, जैसे ही आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिण में ये बीच का पार्ट मिलता है आपको, जिसको हम डेक्कन कहते हैं, और यहां मसालों का खजाना है, यहीं जाना है। ये पार्ट डेक्कन है और यहां पर नॉर्थ है। तो नॉर्थ का कोई भी राजा जब इधर जाएगा तो ये डेक्कन वाला जो पार्ट है ये बड़ा परेशान करेगा, इसके बिना ये कब्जे में नहीं आ सकता। तो इसने पॉलिसी वही अपनाई जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। पॉलिसी क्या थी? इन राजाओं से दोस्ती, इन राजाओं को अपने ही क्षेत्र में ले लिया इसने, समुद्रगुप्त ने। तो लिख लीजिएगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा इसकी महानता के कारणों में, कि इसने साउथ की पॉलिसी के लिए डेक्कन के किंग से दोस्ती की, फ्रेंडशिप रिलेशंस बनाए और मैरिटल स्टेटस गेन किया, मैरिटल रिलेशन बनाए। और तीसरी बहुत बेहतरीन पॉलिसी रही इसकी, यही जो है एग्जामिनेशन में पूछी गई, कि पॉलिसी ऑफ साउथ इंडिया ऑफ द
समुद्रगुप्ता। इसका नाम था, लिख लीजिए, ग्रहण मोक्ष अनुदान। बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, अल्टीमेट। अकबर ने, अशोक ने, जाने किस किस ने फॉलो की, नाम इसने दिया लड़के ने, ग्रहण मोक्ष अनुदान। इंग्लिश में भी लिख लो, कॉन्क्वेस्ट लिबरेशन टैक्सेशन। CLT, कॉन्क्वेस्ट लिबरेशन टैक्सेशन। पहले कॉन्क्वेस्ट करेंगे, इतना कब्जा भी तो होना चाहिए, इतना स्टेटस होना चाहिए किसी कैंडिडेट को, कब्जा लो एकदम, ठीक है। और जब वो पता चल जाए ना, उसे लग जाए कि तुम उसे जान से मार दोगे, तब उसे क्या कर दो आप, छोड़ दो, लिबरेट कर दो। और फिर उससे कहो हफ्ता पहुंचाते रहना बेटे। क्या? हफ्ता नहीं, चौथा पहुंचाएगा तुम्हारे घर। ये पॉलिसी, कॉन्क्वेस्ट लिबरेट एंड टैक्सेशन। अब ऐसा मत कहना कि नेपाल के ऊपर हमें यही करना चाहिए, आज की डेट में बार बार परेशान कर रहा है। कॉन्क्वेस्ट कर लो, फिर लिबरेट कर दो उसे, ठीक है। तो कहता रहा, ओ भाई जी हर बहुत परेशान कर रहा है, समझ रहे हो? बंदर को माचिस जलानी नहीं आती, वरना आग लगा देता, ठीक है, समझ रहे हो? अब बोले भगवान श्री राम जो है अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे, नेपाल में पैदा हुए थे, और अयोध्या रहा नेपाल में ही है। कल का स्टेटमेंट देखा ना ओली का, ठीक है। तो उसमें बड़ा वायरल हो रहा है वो मीम्स कि पूरी की पूरी जो है रामायण पढ़ ली और उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ ओ साहब जी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये भी वायरल हो रहा है। कॉन्क्वेस्ट लिबरेशन एंड टैक्सेशन, पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्ता। समझ गए नहीं? तो दरबार में जब बुद्ध घोष जैसी शख्सियत हो, कौन सी वाली? बुद्ध घोष लिखते रहना नीचे, शख्सियत हो, तो समुद्रगुप्त जैसे लोग तो बनेंगे ही। बुद्ध घोष एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर हैं इनके टाइम में। कालिदास, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, बेल्ट है, पूरी बेल्ट। जब जब तुम्हारे पास में इर्द गिर्द बेल्ट रहेगी ना ये स्कॉलर्स की, तुम्हें रोक नहीं सकता कोई। तुम जाके बीड़ी पीने लगो अभी खोखे पर, अभी बेल्ट चेंज हो जाएगी तुम्हारी। लिबरेशन, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय, जल्दी, विक्रमादित्य कहा गया इसको, चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा गया? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त की गद्दी के बाद में जो है गद्दी पर बैठे। तो इसने क्या अचीवमेंट हासिल की? इसने गुजरात को अपने अंडर में ले लिया, गुजरात जीता था इन्होंने, और मैरिज अलायंस किए बहुत बड़े पैमाने पर। अपनी बेटी की शादी बकाटक राजा से कर दी, बकाटक राजा महाराष्ट्र का। कोई बात नहीं, जमाई नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बकाटक। और देखो इसी मैरिज अलायंस का नतीजा देखना आप, इसी के टाइम पर बकाटक और गुप्त जो है उन्होंने अलायंस किया और एक पर्टिकुलर विदेशी प्रजाति को हराया,
क्या नाम था उस विदेशी प्रजाति का? शक। शकों को हराया गुप्ता ने बिकॉज ऑफ ओनली दिस मैरिटल अलायंस। और याद रखना, विक्रमादित्य की उपाधि उसी को मिलती थी जो विदेशी राजा को हरा देता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो या तीन विवाह किए थे इन्होंने, और इनकी एक वाइफ थी कुबेर नाग, कुबेर नाग इनकी वाइफ थी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से थी ये, उसको पूरा कब्जे में ले लिया। नॉर्थ ईस्टर्न से थी एक वाइफ, उन्होंने उन्हीं को जो है कब्जे में ले लिया। और गुजरात को कैसे कब्जे में लिया? वो डेक्कन वाला बकाटक राजा के बाद अपनी बेटी की शादी करा दी। समझ गए? अगला किंग गुप्ता पीरियड में उज्जैन में जो है कहानी है, वहां पर जब जाओगे आप महाकालेश्वर टेम्पल, तो महाकालेश्वर टेम्पल में पूछ लेना भाई साहब ये विक्रमादित्य का क्या रिलेशन है उज्जैन का? हमने सुना था कि विक्रमादित्य का सिंहासन उड़ गया था यहाँ से। किसी अच्छे बलवान आदमी से जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो बताएगा पूरी कहानी तुम्हें। ठीक है, विक्रम बेताल ये सब कहानियां उसकी है, चंद्रगुप्त सेकंड की। मुझे ना पता, देखो कुमारगुप्त अगला राजा लिखो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट किंग है भैया। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी लड़के ने, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा नामक जगह पर है। 2014 में भारत सरकार ने 2012 में भारत सरकार ने इसे रेजुविनेट करने की कोशिश की, हुआ भी, और अमर्त्य सेन को इसका कुलपति बनाया, ठीक, चांसलर। बाद में 2014 में जैसे ही पता चला कि राइट विंग पार्टी आ रही है, अमर्त्य सेन निकल लिए पहले यूएसए। उन्होंने कहा था, एक कैंडिडेट भारत में जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है खड़े हुए, तो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि इट इज अ टॉक्सिक पॉइजन फॉर इंडिया इफ दैट कैंडिडेट विल बिकम अ पीएम ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात कही। अमर्त्य सेन बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी किताबों को पढ़ा कीजिए। और विद्वानों की जब जब कदर नहीं होती देश के अंदर, तब तक देश घनानंद का बन जाता है। याद रखना, हमारे देश से दो इंपॉर्टेंट विद्वान इस देश को जीते जी छोड़ बैठे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बता दूं आपसे। ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो रघुराम राजन हो या अमर्त्य सेन हो। तो जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी तो वाकिफ था कि वो जो है उस पद से इस्तीफा देकर चुपचाप से निकल लिए होते, वही किया उन्होंने, रेजिग्नेशन, और देन शिफ्टेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगेन। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा इस बात को बताने के माध्यम से, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक, पॉइंट नंबर 2 लिखो। इसका एक बेहतरीन बात यह थी कि गुप्त वंश की मेंटेनेंस इसने बनाए रखी है अपनी, इस राजा ने। कुछ भले ही बड़ा कुछ काम नहीं किया हो नालंदा के अलावा, लेकिन कुछ गिरने नहीं दिया। डिग्रेडेशन बहुत खतरनाक चीज होती है। जैसे बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य की लेगेसी को बनाए रखा था, वैसे ही इस राजा ने गुप्तों की लेगेसी को बनाए रखा। ये अपने आप में एक कंट्रीब्यूशन होता है। लिखिए नेक्स्ट।